नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है जो 22/12/2019 को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो कैसे क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से हम लोग को तैयारी करना है क्वेश्चन को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा यानी क्या होता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है और लगातार बदलती है। तो जो लघु परिपथन जब होता है ना, तो उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था। 2019 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो 2019 में था इसमें भारत का स्थान जो था 76वां था, लेकिन वर्तमान में 2023 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 67वां है। कौन सा स्थान है? 67वां है। और यह ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो होता है ना, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वर्तमान में अभी 115 देश है। कितना देश है? 115 देश है। और विश्व आर्थिक मंच जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इतना बात आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो महान प्रवाल भित्ति है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो बनता है, ठीक है, या जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, किस तट के समानांतर है। तो ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यह पूरब तट के समानांतर जो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ वही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जबकि 1813 में क्या हुआ था, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। और 33 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो ऑप्शन है कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका कवास गुजरात में है यह तापीय ऊर्जा संयंत्र है, सही है। जबकि और ऑप्शन जो गलत दिया हुआ था, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कोरबा है, तो कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम कहाँ है? तेलंगाना में है। और तलचर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह 6 महीना होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री तो नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसको कहीं से राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा बाद में वो मुख्यमंत्री पद से उसको रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 6 महीना तक। और जो आर्टिकल 164 जो कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं यानी तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ध्रुवन होता है ये भी प्रकाश में ही ध्रुवन होता है, ठीक है। जो अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवन की प्रक्रिया होती है, अनुदैर्ध्य में नहीं होती है, ये भी बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, बात याद रखना है। और आगे देखते हैं कि जयलेपला दारा स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जो जयलेपला दारा यानी जयलेपला पास है वो आपका सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है? तो जो प्रकाश का जो सबसे प्रकीर्णन कम होता है वह लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा होता है वह बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इसलिए बैगनी रंग सबसे पहले खत्म हो जाता है यानी उसका बिखराव ज़्यादा होता है तो पहले खत्म हो जाता है और लाल रंग का बिखराव जो होता है वह सबसे कम होता है, इसलिए ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूर कभी दिखाई देता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है GDKP। हम लोग GDP पढ़े थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन यह है GDKP। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, तो GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के जो खोजकर्ता है वह है उम्बेर्टी सुल्पासो। उम्बेर्टी सुल्पासो जो है GDKP शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला पहला संस्करण है? निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला पहला संस्करण है, लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेलिना। कौन हो जाएगा? हेलिना। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिगिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चारों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि जो 2022 में 25 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2022 में 25 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है और अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी से हुई थी। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से इसका स्थापना हुआ है ना, शुरुआत हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में 14 जनवरी को लड़ा गया था। ऑप्शन है अफगान एवं सिख, मराठा एवं सिख, अफगान एवं शाह आलम और अफगान एवं मराठा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफगान एवं मराठा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो और जान लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और दूसरा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नमस्ते शालोम एक पत्रिका है, किन दो देशों के संबंधों पर आधारित है? जो नमस्ते शालोम है यह पत्रिका है किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ऑप्शन है आपका भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका और भारत और इजराइल। तो जो नमस्ते शालोम है और भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित एक पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी है। कौन नदी है? गोदावरी है। और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और यह गोदावरी नदी है नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ऑप्शन है सआदत खान, नासिर खान, अहमद शाह अब्दाली, सरफराज जंग। तो यह है सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए बहुत अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, या बिहार दरोगा में इस प्रकार का एक प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा। ऑप्शन है निमाड़ी एक नस्ल है। ऑप्शन है भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निमाड़ी गाय की एक नस्ल है।
तो दोस्तों या आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा है, इसी के अनुसार आप लोग को तैयारी करना है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है, आप लोग मन लगाकर इसका तैयारी कीजिए, वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है, यानी भारत में कानून निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है। ऑप्शन है संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यपालिका। तो जो सर्वोच्च भारत में विधि निर्माणी है वो आपका संसद है। कौन है? संसद है। और संसद की स्थापना जो है आर्टिकल 79 में इसका स्थापना के बारे में बात किया गया है। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो योजना आयोग की जगह पर इसको लाया गया नीति आयोग को। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। तो 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में ऑप्शन है कि वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, यह सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य को करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह बात गलत है, वह अंतिम मत दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया, या भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 फरवरी। तो जो मतदाता दिवस है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 25 दिसंबर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि यानी जयंती पर यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी थी या कौन है। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी। चलिए अगला प्रश्न है सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु कौन सी ऐप की शुरुआत की गई है। तो सीबीएसई एक ऐप शुरुआत किया है, उस ऐप का नाम है शिक्षावाणी। क्या है? शिक्षावाणी। एक शिक्षावाणी ऐप है जिसके तहत विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियाँ प्रदान करेगी सीबीएसई। अगला प्रश्न है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे, या 2019 का सेट है। तो उस समय यह अटॉर्नी जनरल थे, जबकि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और उसके आगे क्या रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो जो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट और 1 एम्पियर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर होता है। और V बराबर आई आर जो होता है ये ओम्स लॉ है, और R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य विधायिका में जो धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य विधायिका है तो राज्यपाल के सिफारिश पर, और जो धन विधेयक है वह आर्टिकल 110 में निहित है। ठीक है, चलिए और राज्य विधायिका में धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन तक उसको रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय वो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, और कल आज एक चंद्रयान 3 का भी लॉन्च होने वाला है 13 जुलाई को, आज ही के दिन में
ठीक है। और वर्तमान में अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सोमनाथ है, ठीक है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1930, 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो 30, 31 और 32 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो ऑक्सीजन रहित है तो यह है फुफ्फुस धमनी। हम जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और शिरा में कार्बन डाइयुक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन वहीं पर फुफ्फुस धमनी उल्टा हो जाता है, इससे अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और जिसको पोलोनमरी कहते हैं, पोलोनमरी धमनी और पोलोनमरी शिरा जो होता है उससे शुद्ध रक्त होता है। यह दोनों अपवाद है, यह बात याद रखना। उसको हिंदी में फुफ्फुस धमनी कहते हैं और फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, पोलोनमरी धमनी और पोलोनमरी शिरा, ठीक है। तो शिरा में यहाँ अपवाद में क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और ऐसे शिरा में तो अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में दल बदल का जो आधार है किस सूची में है, तो यह दल बदल 10वीं अनुसूची में है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी के सरकार में दल बदल पर कानून बनाया गया। जबकि ऑप्शन नंबर ए 9वीं अनुसूची, या 9वीं अनुसूची में आपको, या 1951 में इसको जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 5वीं अनुसूची में एससी एसटी के प्रावधानों का उल्लेख है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है। तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करने वाले जो अभिक्रिया है या प्रक्रिया है उसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जबकि ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन कर दे उसको ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे नौसादर अमोनियम क्लोराइड कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही शुद्ध करते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन विधि के द्वारा नौसादर, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड और कपूर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, उसको सिरोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सिरोसा बोलते हैं, ठीक है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ग्रेफाइट के में कार्बन के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उस बॉन्ड का नाम है सहसंयोजी बॉन्ड। क्या है, सहसंयोजी बॉन्ड, ठीक है। और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है, और ग्रेफाइट जो होता है इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, इससे करंट पास हो सकता है, ठीक है। और यह विद्युत का यानी करंट पास हो सकता है, यानी विद्युत का यह सुचालक है, ठीक है। इस जो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वह षष्ठ फलकीय होती है, षष्ठ फलकीय। ग्रेफाइट की जो संरचना है कैसी है, षष्ठ फलकीय। ये भी बात याद रखना है, पूछ देता है कभी कभी। चलिए अगला प्रश्न है कि मनोहर पर्रिकर के मृत्यु के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो मनोहर पर्रिकर के मृत्यु के पश्चात या उनके बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये बने हैं प्रमोद सावंत। कौन बने हैं, प्रमोद सावंत। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला प्रश्न है जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है। तो जो जाग्रोस पर्वत है वह ईरान देश में है, और इसका जो विस्तार है ईरान और इराक दोनों देशों में है। तो जाग्रोस पर्वत कहाँ है, तो ये ईरान में है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की गति क्या है। तो एक खंभे को पार कर रही है तो ट्रेन की गति आपको बताना है। सभी ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 250/12 सेकंड है।
तो इसको मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदल दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था। तो ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया। तो ठगी प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंग था। कौन था। विलियम बेंटिंग। और इन्होंने ही सती प्रथा को भी 1829 में समाप्त किया था राजाराम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है। और 1820 में ठगी प्रथा को कर्नल सलीमन के साथ मिलकर खत्म किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका मिलान करना है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। ठीक है। तो उस समय का था। तो अभी देख लेते हैं कि जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, केरल है, तेलंगाना है। तो ये 4 राज्यों के देख लेते हैं। तो अभी केरल के राज्यपाल कौन है। तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। महाराष्ट्र के रमेश बैस हैं। राजस्थान के कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के हैं तमिलिसै सौंदरराजन। तो ठीक है, ये चारों राज्यों के मुख्य उप राज्यपाल हैं, याद रख लीजिए। केरल के आरिफ मोहम्मद खान, महाराष्ट्र के रमेश बैस, राजस्थान के कलराज मिश्र और तेलंगाना के तमिलिसै सौंदरराजन। चलिए अगला प्रश्न है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो उदयपुर, देखिए उदयपुर देखकर तो बहुत आदमी जानेगा कि ये राजस्थान में होना चाहिए। ऑप्शन भी राजस्थान है, तो नहीं। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में है। ठीक है, बेतिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है या रोक सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए पारित कर सकता है। और धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। और वित्त विधेयक 100 आर्टिकल 112 में है। वित्त विधेयक 112 में है। ठीक है। और वित्त आयोग 280 में है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेल है 2018 में, तो 2018 में यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, 2018 में ऑस्ट्रेलिया में, जबकि 2022 में यह बर्मिंघम लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, जिसमें से पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था, जबकि भारत का स्थान इसमें चौथा रहा था। कौन सा स्थान। चौथा स्थान रहा था। और जो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी से हुई थी, याद रखना है 1930 ईस्वी में। इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी और यह प्रत्येक 4 साल में होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुरियाटम। तो जो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु का है, जबकि मोहिनीअट्टम, कथकली और कुरियाटम यह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। ऑप्शन है वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, बाह्य दल। तो जो बाह्य दल है यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश यह फूल का प्रजनन अंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई है। ठीक है, जिसका ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में यह पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न है कि पावर ऑफ 18, तो इसके आगे लगा हुआ है हैच। तो पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया है। तो यह ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो लिंडा याकारिनो है। कौन है। लिंडा याकारिनो। और फेसबुक है तो मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। तो ओएनजीसी के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा तो यह है उत्तराखंड में, और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में इसको विकसित किया जा रहा है ट्यूलिप गार्डन को। अगला प्रश्न है कि मंगल रोवर मिशन नासा
कि मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो यह हो चुका है। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का जो लॉन्च था यह 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पौन है? ऑप्शन है चिनूक, फॉन, हरमटन और मिस्ट्रल। तो जो चिनूक है यह अमेरिका का स्थानीय पौन है, जबकि फॉन है यह स्विट्जरलैंड का स्थानीय पौन है। हरमटन यह इराक में बहता है, दक्षिणी अफ्रीका में बहता है और इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। और मिस्ट्रल जो है यह स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह आपका कृष्णा नदी पर है, जबकि जयकावारी परियोजना यह गोदावरी नदी पर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करना है। भीतरकनिका, पीचावरम और कुंडापुर। तो उपयोग में से कौन सा कथन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो जो भीतरकनिका और पीचावरम जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है। तो जो भीतरकनिका है यह उड़ीसा में है और कुंडापुर यह कर्नाटक में है। ठीक है। और भीतरकनिका जो है यह मगरमच्छ के पालन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, ऑप्शन है गंगटोक, संघाई, नई दिल्ली, मनीला। तो यह आपका नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह आपका पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और वर्धमान जो महावीर थे वह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं और 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, जबकि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर कौन होगा? तो ऑप्शन है मिराई तोवा, गोकू, सुहिरेंग और विंग डवेन। तो जो विंग डवेन था यह ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर था। ठीक है। जबकि ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 जो टोक्यो जापान में हुआ था उसका शुभंकर मिराई तोवा था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और सुमितनाथ। तो जो संभवनाथ वह तीसरा जैन तीर्थंकर था, जबकि ऋषभदेव प्रथम, अजितनाथ द्वितीय और सुमितनाथ 5वें तीर्थंकर था। चलिए अगला प्रश्न है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो संसद में जो प्रथम लोकपाल बिल जो था यह 1968 में पेश किया गया था, जबकि भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसका नाम है श्री विल्लीपुथुर पलकोवा। ठीक है। श्री विल्लीपुथुर पलकोवा। और सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान दिया गया था जो 10 वर्षों तक रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है एलिस मेर्टेंस जो टेनिस खिलाड़ी हैं, दिविज शरण पोलो, अर्जुन प्रसाद क्रिकेट और सिमोना हालेप हॉकी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 है यह गलत है। जो दिविज शरण जो है यह टेनिस खेलता है और सिमोना हालेप टेनिस खेलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 2 और 4। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, 22 में इसको स्थगित कर दिया गया चौरी चौरा कांड के कारण, और रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 में। चलिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो जो सकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी ये 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था। जो यह युद्ध मुबारिज खां और
चिनकिलीज खा के बीच में हुआ था, जिसमें चिनकिलीज का विजय हुआ था। और खेरा 1707 में हुआ था, और पाल खेरा जो हुआ था 1728 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है रविंद्र सुब्रमण्यम, सत्य नडेला, रस्किन बोर्ड और रघुराम जी राजन। तो हिट रिफ्रेश पुस्तक सत्य नडेला के द्वारा लिखा गया है, जबकि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, और आई डू व्हाट आई डू यह रघुराम जी राजन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है, जबकि 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं कराना है, और 25 वर्ष अनुच्छेद 25 में है किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और उसने रेहला लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी सही है। वह मोरक्को अफ्रीका महादेश से आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में वह भारत आया। उसने रेहला पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति। तो जो चुनाव समिति से संबंधित था वह दिनेश गोस्वामी जो समिति है वह चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे उसी समय इंडियन ओपिनियन 1904 में यह पत्रिका शुरू किए थे। तो इंडियन ओपिनियन 1904 में महात्मा गांधी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो जो 2020 का जो 22 में हुआ है टोक्यो में हुआ है, और जो 24 में होगा वो आपका पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, और 28 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। Al2O3 + 6 HCl2 AlCl3 + 2 AlCl3, तो यह बनेगा 3H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3H2O। अगला प्रश्न है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा? तो मान लेना है कि CP 100 है और अंकित मूल्य 120 है LP, तो SP निकालना है। तो 120 10% छूट दे रहा है, तो 120 का 90 108, यानी विक्रय मूल्य आपका 108 है और CP यानी क्रय मूल्य 100 है, तो कितना लाभ होगा? 8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ प्रतिशत इसका 8%। चलिए अगला प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5000 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो आपको दर निकाल देना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 41.4%। चलिए अगला प्रश्न है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, WTO और विश्व आर्थिक मंच। तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 27वां है। ठीक है, भारत का स्थान कईवां है? 27वां है। ठीक है, और आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? यह स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये मुख्यालय इसका जेनेवा में है, और विश्व आर्थिक मंच कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, या कहाँ किया गया? तो इसरो द्वारा जो 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, यह आपका बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। और इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है? तो बेंगलुरु में ही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों का युग्म में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन है हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार सही है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SP त्यागी, ये भी सही है। और वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर ये भी सही है। और ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में ऑप्शन है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल के याद में पुरस्कृत किया गया। दूसरा ऑप्शन है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला। और तीसरा है 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल फ्रेसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार स्थापित किया। ठीक है, यह जो पुरस्कार जो मिलता है नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1901 में ईस्वी से हुई थी। ठीक है, और यह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो 1816 में सुगौली की जो संधि थी अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। तो जो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया, नीतीश कुमार को। और उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है तब अल्कोहल की सांद्रता ज्ञात करना है। तो 50 लीटर में 20% अल्कोहल है, यानी मिश्रण में, तो 10% हो 10 लीटर हुआ अल्कोहल। अब हो जाएगा 10, फिर इसमें क्या किया जाएगा कि 10 लीटर पानी मिला गया। तो अब कितना हो गया मिश्रण 60 लीटर, और 60 लीटर में कर दिया गया। तो अब इसमें आपको बताना है कि अल्कोहल कितना है। तो 60 में 10 लीटर तो है, तो 60 का x% बराबर 10 हो जाएगा, यानी 16.2/3% अल्कोहल की मात्रा अब मिश्रण में होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं, ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और फैलोपियन नलिका। तो जो शुक्रवाहिका जो है ना, यह नर प्रजनन तंत्र है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तो एस भास्करन जो है यह बॉडी बिल्डिंग से है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं। तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जो मनुष्य के जो पीयूष ग्रंथि है ना, उसी से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में, और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, मथुरा। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और इतिहास में आपको 16 महाजनपद है, जिसकी हमको जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है और भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है। तो जो कौशाम्बी जो महाजनपद वह वत्स की राजधानी थी, और कुरु इंद्रप्रस्थ और मथुरा सूरसेन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है। तो जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, भू ऊष्मीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन है तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क और व्हेल। तो जो मीन वर्ग से है यह आपका शार्क है। ठीक है, कौन सा है, शार्क है। चलिए 85वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन है कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा और सबरी बीरी परियोजना है गुजरात में। तो यह जो ऑप्शन नंबर जो डी है सबरी बीरी परियोजना, यह गुजरात में नहीं है, केरल में है। बाद बाकी सभी कोयना परियोजना महाराष्ट्र सही है, शरावती परियोजना कर्नाटक में सही है और बाली मेला परियोजना उड़ीसा में सही है। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से
किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो ऑप्शन है यूएसए, इजराइल, चीन और रूस। तो रूस के साथ किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। 2019 का है। तो नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत किया गया? तो प्लूटो को 2006 में चेक प्रयाग गणराज्य की राजधानी, वहीं पर इसका जो इसी में क्या किया गया कि प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाकर बौना ग्रह की सूची में रख दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण बनता है? तो कौन सी जो गैस है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का जो कारण बनता है वह कारण नहीं बनता है, तो यह SO2 है। जबकि CO2 जलवाष्प और NO2 बनता है और SO2 नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान कर लिया है। कहाँ कर लिया है? नूर सुल्तान, याद रखिएगा, नूर सुल्तान अपनी राजधानी को कजाकिस्तान कर लिया। जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तस्कंद। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशान्बे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन है काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और ऑप्शन 4 है विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका चारों के चारों सही है। और काकोलत विहार जो है एक प्रसिद्ध झरना है वह नवादा जिला में है। ठीक है, और जबकि विरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है यह आपका राजगीर में स्थित है। तो इसका सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि क्या हो जाएगा? तो 6 कुर्सी को विक्रय मूल्य मानी उसका 144 6 50 150 पर 6 150 पर 100 कितना, यानी 4% उसको हानि होती है टोटल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया और कहलगांव। तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा औरैया, क्योंकि औरैया उत्तर प्रदेश में, जबकि मुजफ्फरपुर जिला में है, बरौनी में है, और कहलगांव है भागलपुर जिला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया था न्यूयॉर्क में, और यह गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो जो पृथ्वी का जो एज है वह 4 से 5 बिलियन वर्ष है। कितना है? 4 से 5 बिलियन वर्ष है, याद रखना है, 4 से 5 बिलियन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना है? हीरे का कितना होता है? तो हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है, 2.42 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, बचत का निवेश, और ए और बी दोनों। तो वस्तुओं को और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान ए और बी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो उस समय संदीप सोमानी था। अभी वर्तमान में कौन है? शुभ्रकांत पांडा है। और फिक्की का स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया शांति पुरस्कार के विजेता हैं? तो ये तो पहला उस समय 2019 का था। ये जान लेते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। ठीक है, और उस समय जो 2019 में विक्रम साराभाई पुस्तकालय को, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च को और फ्लोरा फाउंटेन को यह पुरस्कार मिला था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।